ब्रजभूषण जी जब से गीता पढ़ रहे हैं तब से कुछ चीजों को लेकर उनकी समझ भी साफ हुई है। जैसे कि पहले अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता जो उन्हें परेशान करता, यहां तक कि ऑफिस में होने वाली छोटी मोटी परेशानियां भी होती, तो वे अपनी किस्मत को कोसने लगते थे। जरा कुछ बड़ा दुख आ जाए तो भगवान को ताना देने लगते थे। लेकिन जब से गीता की शरण में गए हैं, उन्हें जीवन का सार समझ आ गया है। जानते हैं कि जो भी उनके साथ घट रहा है वो पिछले कर्मों का फल है। बिना भुगते वो अकाउंट सेटल नहीं होगा, इसीलिए सर झुकाकर सब सहना होगा। आखिर अपनी बोई फसल है, जैसी भी होगी शिकायत नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। तो अब वापस आते हैं पंडित जी पर। अब तो यह हाल है कि सुख हो या दुख, पंडित जी हर सिचुएशन को दर्शक के भाव से देखते हैं। उसमें शामिल होकर भी शामिल नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति बारिश में तो खड़ा हो लेकिन भीगे ना। जीने की एक कला गीता ही सिखा सकती है। लेकिन ब्रजभूषण जी जानते हैं कि गीता पढ़ने से पहले भी ये आर्ट अगर वो सीखना चाहते तो सीख सकते थे। एक लाइव एग्जाम्पल उनके सामने था। लगातार कई साल वो उन्हें देखता रहा, उनसे मिलता और बात करता रहा, लेकिन तब उम्र इतनी छोटी और बुद्धि इतनी कम थी कि ये बात समझ ही नहीं आई। वो तो आप जाकर गीता पढ़ते हुए रह रहकर उनका ख्याल मन में आ जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं और सर इज्जत से झुक जाता है। ये कर्मयोगी थे उनके दुबे सर। कर्मयोगी मतलब जो अपने काम में पूरे मन से लगा रहता, बिना रिजल्ट की चिंता के। दुबे जी ऑफिस में पहले बॉस के रूप में मिले और अब दिल में बड़ी गहरी इज्जत के साथ एक खास जगह बनाकर रहते हैं। पंडित जी तब मुश्किल से 21 साल के रहे होंगे जब उनकी सरकारी जॉब लग गई थी। वो वक्त ऐसा ही था कि पढ़ाई पूरी होते ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाया करती थी। तब इतना कंपटीशन भी नहीं था और एप्लीकेंट्स भी कम ही हुआ करते थे। दुबे सर उनके पहले बॉस थे, या यूं कहें कि पहले स्कूल कॉलेज के बाहर पहले टीचर, जिन्होंने सही मायने में एक डिसेंट इंसान होना क्या होता है यह सिखाया था। उनकी पूरी पर्सनालिटी जैसे सिंप्लिसिटी की पहचान थी। वे बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी खासी पोस्ट पर थे, लेकिन घमंड जैसे उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा था। उन्हें देखकर पंडित जी सोचा करते कि जब हर कोई खुद को जो है उससे ज्यादा ही साबित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में दुबे सर के बारे में कोई भी तभी जान सकता था जब उनसे बात हो, वरना उनका रहन सहन देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन्हें कितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। पंडित जी जब ब्रजभूषण हुआ करते थे, यानी उन्हें गीता पढ़ने में इंटरेस्ट तो था, लेकिन गीता को उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया था और उम्र भी कच्ची थी, इसीलिए बहुत सारी बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। ये तब की बात है। उन्हें यह नहीं समझ आता था कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी दुबे सर इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो सकते हैं। उनके अंडर काम करने वाले लोग उनका कितना मजाक बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी ऑफिस में कोई अच्छा काम होता है तब बजाय अकेले उसका क्रेडिट लेने के सारी टीम का नाम आगे कर देते हैं। लोग हर एक बार एक ही झूठ बोलकर उनसे लीव साइन करवा लेते हैं, लेकिन वो जानकर भी अनजान बने रहते हैं। किसी के काम में गलती हो तब उसे डांटने के बजाय समझाने लगते हैं कि इस काम को ऐसे नहीं करना है। खुद पंडित जी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि उनकी गलतियों पर उन्हें फटकारने के बजाय दुबे सर ने उन्हें बिठाकर काम करने का सही तरीका बताया था। दुबे सर हर किसी से बड़े अपनेपन से मिलते थे, सबके सुख दुख पूछते थे, कई बार उन कामों में भी हेल्प कर देते थे जो उनके थे ही नहीं। पंडित जी को ये बातें बड़ी हैरान करती। वो देखते कि ऑफिस के कुछ कामचोर लोग समझ न आने का बहाना करके उनके पास काम लेकर बैठ जाते हैं और दुबे सर उनका काम कराते रहते। यही लोग बाहर जाकर उनका मजाक भी बनाते हैं। अच्छा, पंडित जी को दुबे सर बहुत एनकरेज करते थे। एक तो पंडित जी ऑफिस में एज में सबसे छोटे थे, दूसरा दुबे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी रखते थे जो उनके बिहेवियर में नजर आती थी। एक बार उन्हें दुबे सर के साथ एक वर्कशॉप पर दूसरे शहर जाने का मौका मिला। रास्ते भर दोनों में खूब बातचीत हुई, दोनों के इंटरेस्ट बहुत मिलते थे। इस सफर में पंडित जी को दुबे सर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, उनकी लाइफ, उनकी स्ट्रगल, बहुत कुछ। बातों बातों में पंडित जी बहुत हेजिटेशन के साथ दुबे सर से पूछ ही बैठे कि वे आखिर इतने सिंपल क्यों हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। दुबे सर इस बात पर पहले तो खूब हंसे और फिर
हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। अब इस बात से तो पंडित जी और हैरान हो गए। बोले, सर ये तो सभी जानते हैं कि वो कौन है, इसमें नया क्या है? यही तो असली बात है कि हम नहीं जानते कि हम कौन है। जिस दिन हमें ये रियलाइज हो जाता है, सब इजी हो जाता है। और ये रियलाइज कैसे होता है? पंडित जी ने पूछा। गीता ज्ञान से, दुबे सर ने जवाब दिया। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है और क्यों हमें किसी बात का, किसी काम का घमंड नहीं करना है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मैं इतनी सिंपल लाइफ क्यों जीता हूं, मुझे हैरानी है कि जिस बात पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए था, उस बात पर मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और आप पहले नहीं हैं जिसने मुझसे यह पूछा है। मेरी फैमिली के लोग तक मुझसे शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपने स्टेटस का शो ऑफ करते रहना चाहिए, अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज से थोड़ा रोब से पेश आना चाहिए। लेकिन ये सब लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है। गीता सिखाती है कि करने वाला कोई और है, हम बस एक मीडियम यानी माध्यम है। इसीलिए हमें इस बात पर कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं, वो हैं, हमने ये किया, वो किया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं। तो उसके लिए आप गीता का ये श्लोक सुनिए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी न निर्निग्ना चाक्रियाः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छे कर्म करता है, वो योगी है। जो अच्छे कर्म नहीं करता वो संत कहलाने के काबिल नहीं है। अगर मैं ऑफिस में काम करता हूं तब वो काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसके बदले लोग मुझे रिस्पेक्ट दें या कोई सर्टिफिकेट दें। मुझे वो काम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बात अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए किए काम पर भी अप्लाई होती है। अगर मुझसे किसी ने हेल्प मांगी, चाहे किसी भी इंटेंशन से मांगी, मेरा कर्म है कि मैं अगर वो कर सकता हूं तो उसे हेल्प करूं और भूल जाऊं। जितना हो सके अच्छे कर्म करूं, ऐसे कर्म जिससे कोई हर्ट ना हो, किसी का बुरा ना हो। बस अगर इस छोटी सी बात को भी हम अपनी लाइफ का एम बना लें तो संत बन जाएंगे। गीता हमें यही सिखाती है। शायद यही वो मोमेंट था जब पंडित जी को सही मायने में गीता की तरफ मुड़ने का मोटिवेशन मिला। दुबे सर ने कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इतने डीप मैसेज को समझा दिया था। अगर एक श्लोक इतना कुछ सिखा सकता है तो सोचिए पूरी गीता तो जाने क्या क्या सिखा देगी और हमें ये क्या से क्या बना देगी। पंडित जी को यह भी तभी समझ आ गया था कि इस टाइम की जरूरत गीता को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इसे समझें और लाइफ में अप्लाई भी करें। दुबे सर के लिए पंडित जी के दिल में एक बहुत बड़ी जगह बन चुकी थी। वो उनके टीचर थे, ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी जीने का सही मेथड बस एक श्लोक में समझाकर आगे की मीनिंगफुल लाइफ की राह दिखा दी थी। तो ये था गीता ज्ञान का एक और एपिसोड कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रीडर का मेल आया है। मेल्स तो उन्हें दिन भर में कम से कम 4-5 आ ही जाते हैं, जिनमें कभी गीता ज्ञान से जुड़े क्वेश्चंस तो कभी किसी प्रॉब्लम का गीता ज्ञान के जरिए सॉल्यूशन ढूंढने की बात होती है। लेकिन ये मेल बाकियों से कुछ अलग है। इसमें प्रॉब्लम तो है और सॉल्यूशन ढूंढने की चाह भी है, लेकिन साथ में एक ऐसा सवाल भी जो कभी न कभी हर किसी के दिमाग में आता ही है। यह सवाल इंसान कभी खुद से तो कभी अपने क्लोज लोगों से पूछता है और मोस्टली जिस भी भगवान को मानता है उनसे भी पूछता है। सवाल क्या था ये जानने के लिए आपको उसके मेल को सुनना होगा, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। तो अब जानते हैं उस मेल में क्या था। पंडित जी, आपको ये मेल लिखते हुए मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, इतना डिस्टर्ब्ड कि मेरा किसी से बात करने का मन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे किसी ने आपके ब्लॉग की कुछ बातें व्हाट्सएप पर भेजी और मुझे लगा कि जब आपके अकॉर्डिंग गीता में हर सवाल का जवाब है तो मुझे भी मेरा जवाब मिल ही जाएगा। मेरा नाम राजेश है, मैं लगभग 55 साल का हूं, शादीशुदा हूं, एक बेटा है और बाय प्रोफेशन एक केमिस्ट हूं।
मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी किस्मत तब लिखी जब वो किसी बात पर चिढ़े हुए थे। तभी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स सब मेरी किस्मत में लिख दिए। मेरा पूरा बचपन टेंशन में बीता। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्टिसिपेट करता। पेरेंट्स का वो आइडियल बेटा था। फिर हो गया मैं, यानी राजेश, जिसमें अपने बड़े भाई जितने टैलेंट तो क्या, उसके टैलेंट का 10वां हिस्सा भी नहीं था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। स्पोर्ट्स के नाम से मुझे चिढ़ थी और डांस ड्रामा के नाम पर मुझे घबराहट होने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को खुद भी इस बात की बहुत टेंशन रहती थी कि उनका दूसरा बेटा उनके बड़े बेटे जितना इंटेलिजेंट नहीं है, और वो इस टेंशन को हर दिन मुझ पर भी थोपते रहते थे। हर वक्त के कंपैरिजन ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि मैं अपने भाई से ही नफरत करने लगा था। मेरे पेरेंट्स को कभी यह समझ नहीं आया कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी अपनी कैपेसिटी और लिमिट्स हैं। मैं अपने भाई जैसा नहीं हो सकता और मेरी भी कुछ अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। इस सब से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि एक बार तो मैंने घर से भाग जाने की भी ठान ली। वो तो बस स्टेशन पर पड़ोस के एक अंकल ने मुझे देख लिया और अपने साथ घर ले आए। लेकिन उसके बाद मेरे घर वालों का टॉर्चर और भी बढ़ गया। फिर उन्हें मैं एक आवारा लड़का भी लगने लगा था। इस तरह मेरे बचपन का सबसे कीमती टाइम वेस्ट हो गया। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मैंने फार्मेसी का कोर्स करना चाहा तो मम्मी पापा को इसमें भी दिक्कत हो गई। कहां तो उनका बड़ा बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और कहां छोटा बेटा दवाइयों की दुकान खोलकर एक दुकानदार बनने जा रहा था। उनके इस बिहेवियर ने मुझे बहुत कठोर बना दिया था। अब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही कोर्स करना है। मम्मी पापा फीस के पैसे दें तो ठीक, नहीं तो मैं पहले छोटी मोटी जॉब करूंगा और फिर कोर्स करूंगा। पेरेंट्स ने पैसे नहीं देने थे तो नहीं दिए, इसीलिए मैंने मार्केट की एक केमिस्ट शॉप में अपने लिए काम ढूंढ लिया। मुझे इस फील्ड में कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसीलिए दवाइयां पैक करने का काम मिला। यह दुकान पड़ोस के एक भैया की थी और मैंने उनसे कहा था कि मेरी सैलरी अपने पास ही जमा करके रखें। जिस दिन मेरी फीस के पैसे जमा हो जाएंगे मैं उनसे ले लूंगा। घर में माहौल तो वैसे ही खराब था, इसीलिए वहां रहने का मेरा मन नहीं करता था और अब जॉब की वजह से बस सोने के लिए ही घर जाता था। मेरे पेरेंट्स अब मुझसे हर तरह की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहां हूं। 2 साल बीत गए और मेरे कोर्स की फीस जमा होने में बस 2 महीने की देरी थी कि यहां भी किस्मत ने धोखा दे दिया। दुकान के मालिक जो मेरे पड़ोस वाले भैया थे, उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनके बाद उनके बच्चों ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया कि मेरी 2 साल की सैलरी उनके पास जमा थी। मैंने रिटर्न में तो कुछ लिया नहीं था, इसीलिए इस बात का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं था। अब मैं खाली हाथ था, मेरा दिल टूट चुका था और मैं ये तकलीफ किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लेकिन तब एज भी कम थी और फ्यूचर के लिए कुछ होप्स भी बाकी थी, इसीलिए इस ख्याल को ज्यादा देर तक खुद पर हावी नहीं होने देता था। केमिस्ट शॉप में 2 साल काम करने के बाद मुझे इस काम की डिटेल्स तो पता चली चुकी थी, बस मेरे पास वो डिग्री नहीं थी जो इसे चलाने के लिए जरूरी होती है। एक बार बातों बातों में मेरे एक दोस्त ने बताया कि अब 2 साल के डिप्लोमा वाले भी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं और डिप्लोमा की फीस भी कम है। इस बात से मुझे एक नई हिम्मत मिली और मैंने आखिरी बार अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब वही था जो 2 साल पहले था। उन्हें अपने बेटे को दुकानदार बनते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने अपना कोर्स करने के लिए अपने ही घर में चोरी की और इसका गिल्ट सारी जिंदगी मेरे मन में रहेगा। कोर्स पूरा करने के बाद अब मैं फिर से खाली था। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैंने फिर से एक फार्मा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, ओवर टाइम भी करता था कि किसी तरह पैसों का अरेंजमेंट हो जाए और मैं खुद का काम शुरू करूं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। मेरा बड़ा भाई अब तक डॉक्टर बन चुका था। मेरे पेरेंट्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया और अब उसका खुद का क्लिनिक था। यह देखकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे मांगे और एक बार फिर अपनी इंसल्ट ही कराई। अब मैं अपनी नौकरी में रम गया। वहीं मुझे एक लड़का मिला जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता था। हमारी गहरी दोस्ती हो गई और हमने लोन लेकर अपनी केमिस्ट शॉप खोलने का सोचा। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर लोन पास हो गया था और आखिर हमारा सपना पूरा हुआ।
काम सही से चल रहा था कि मेरे फादर की तबीयत खराब रहने लगी। मेरा भाई पैसे तो बहुत कमा रहा था, लेकिन पेरेंट्स के लिए उसके पास टाइम नहीं था। मां ने मुझे ही कभी ताने देकर तो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके उनकी सेवा में लगा दिया। फादर की हालत देखकर मुझे बहुत दया आती थी। मैं पिछली सारी बातों को भूलकर उनकी सेवा में लग गया था। उनकी मेडिसिन से लेकर उनको वॉक कराना, शेव करवाना, ये सब काम मैं खुद करता था। 1 साल बाद फादर की डेथ हो गई और जाते हुए वो अपनी बची हुई सारी प्रॉपर्टी और सेविंग्स मेरे भाई के नाम कर गए। मुझे अपने फादर से प्यार के 2 शब्द तक नहीं मिले। एक बार फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर मेरी क्या गलती थी, कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में ये सब होता है। खैर, टाइम के साथ मेरा काम ठीक से चल गया। हम पार्टनर्स अलग हो गए और हमने अपनी अपनी शॉप्स खोल ली। लाइफ थोड़ा ट्रैक पर आई तो मैंने अपनी एक दोस्त से शादी भी कर ली। जब सब सही होना शुरू हुआ था कि तभी सब खराब होना भी शुरू हो गया। शॉप पर एक लड़के की लापरवाही से मेरी शॉप में एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ी गई और शॉप बंद हो गई। एक बार फिर मैं प्रॉब्लम में था, कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। वाइफ ने हौसला दिया, उसकी ज्वेलरी बेची और अपनी शॉप का केस लड़ा। किसी तरह शॉप फिर से खुल गई। मेरा बेटा बहुत समझदार है, मैंने कभी उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला, उसे उसके हिसाब से पढ़ने और जीने दिया। आज वो बहुत अच्छी जॉब पर है। अब जब लाइफ में सब कुछ सेटल हो रहा था तो कल ही मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई और कभी सुकून से मैं रह ही नहीं पाया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पंडित जी, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी ने सारी कहानी पढ़ी, समझी और जवाब में गीता का यह श्लोक लिख कर दिया। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर वशात। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार बनाता हूं और यहां सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म देता हूं। हम सब ये बार बार भूल जाते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, हर बार पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का भार साथ लेकर। इन अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हमें चुकाना ही पड़ता है, अकाउंट तो सेटल करना ही पड़ेगा ना। इस बात को ऐसे समझिए कि कई बार किसी से हमें बिना जान पहचान के भी लगाव महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हो, और किसी से बिना बात के नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे पिछले जन्मों के ही एक दूसरे के प्रति किए कर्म है। भगवान हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते कि हमारी किस्मत में दुख लिखें। ये तो हमारे खुद के कर्म हैं जो हमारा भाग्य बनते हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब यह सोचकर खुद को मजबूत कीजिए कि ये सब पिछले जन्मों के कर्म थे। अब आगे सब सही होगा, ईश्वर आपको शक्ति दे। ये कहकर पंडित जी ने मेल भेज दिया और इस तरह से गीता ज्ञान का ये एपिसोड भी कुकू एफएम पर खत्म होता है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी हैरान थे कि जब हमारे पास गीता जैसा नॉलेज का सोर्स है जो हमें लाइफ की हर सिचुएशन में गाइड कर सकता है, तब हम हर जेनरेशन के साथ इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि फॉरेनर्स के बीच गीता को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो लोग अपनी नौकरियों से ब्रेक लेकर यहां आते हैं और गीता ज्ञान को समझते हैं। लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम इसके लिए एफर्ट तो करते हैं। इधर हम लोग अपनी ही जड़ों, अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ये सोचकर पंडित जी गहरी सांस लेकर ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, मन ही मन सोचते हुए कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उसे तो मैं पूरा करूंगा ही। लोगों को गीता ज्ञान के पास लेकर आने का जो एम लेकर चल रहा हूं उसे तो पूरा करना ही है। और दोस्तों, आप इसी गीता ज्ञान को सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। आज जब पंडित जी ने अपना इनबॉक्स देखा तो एक साथ एक ही आईडी से 3 मेल्स आए थे। तीनों मेल्स में एक ही मैटर था। शायद भेजने वाले ने सोचा होगा कि इस तरह पंडित जी का ध्यान उसकी मेल्स की तरफ खींचेगा। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मन ही मन बोले,
भाई मुझे कौन सा दिन में 1000 मेल्स आती हैं जो कोई छूट जाएगी। मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था। प्रिय पंडित जी, ये मेल आईडी मेरे असली नाम से नहीं बनी है, ना ही मैंने कहीं अपने नाम का जिक्र इस मेल में किया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूं जहां ये करना जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। कुछ वक्त से आपके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रही हूं। आप रोज एक श्लोक का मतलब बताते हैं, फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में उस श्लोक से हमें कैसे मदद मिल सकती है ये बताते हैं। ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही जिंदगी जीने का नया नजरिया, प्रॉब्लम्स को देखने का नया सलीका भी मिलता है। आज अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम का कहीं सोल्यूशन ना पाकर मैं आपको ये मेल कर रही हूं, इस उम्मीद में कि आप ही मुझे गीता ज्ञान के जरिए कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो सही हो। नाम तो बता नहीं सकती, लेकिन बाकी सारी बातें डिटेल में बता रही हूं ताकि आपको मेरी प्रॉब्लम का सही से अंदाजा लग सके। मैं एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हूं, मेरे हस्बैंड भी ऐसी ही पोस्ट पर हैं, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूं वो मेरे हस्बैंड से ही जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती हूं ताकि आपको मेरी सिचुएशन समझने में मदद मिले। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे फादर एक टीचर थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने मां बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे फादर बहुत उसूलों वाले इंसान थे। उन्हें नमक रोटी में गुजारा करना पसंद था, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना नहीं। यहां तक कि बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाना भी उन्हें गलत लगता था। उनका कहना था कि अगर टीचर क्लास में सही से पढ़ाए तो बच्चों को अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मां भी बहुत सिंपल सी लेडी थी, ज्यादातर टाइम घर के काम और पूजा पाठ में लगी रहती। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक IAS अफसर बनूं, और यही नहीं, मैं एक ऑनेस्ट IAS अफसर बनूं, ताकि लोग कहें कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। बहुत कम इनकम और रिसोर्सेज के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ती रही। मेरे फादर का ड्रीम अब मेरा ड्रीम बन गया था। हम 3 लोगों की फैमिली बहुत खुशी खुशी अपना टाइम बिता रही थी। दिन रात की मेहनत और मेरे पापा की गाइडेंस की वजह से मैं अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा कर रही थी। मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मेरी मां ने अपनी कुछ ज्वेलरी भी बेच दी थी। इस बात से मैं और भी डिटरमिन्ड हो गई कि मुझे हर हाल में ये एग्जाम क्लियर करना है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं IAS अफसर बन गई। इस बात से मेरे पिता जैसे 7वें आसमान पर थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले पापा ने बार बार मुझे याद दिलाया कि मुझे अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। मैं भी उन्हें बार बार यकीन दिला रही थी कि मैं कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ट्रेनिंग पूरी हुई और मुझे दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग मिल गई। ट्रेनिंग के दौरान मेरी दोस्ती एक ऑफिसर से हुई। सर्विस के दौरान ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों में बहुत सारी बातें अलग थी। वो बहुत रिच फैमिली से था, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी वैल्यूज में भी बहुत फर्क था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क आपको सब कुछ भुला देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हमने शादी का प्लान किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे फादर को वैसे तो कोई एतराज नहीं था, बस उनका ये कहना था कि हम जिस माहौल में, जिन वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं, उनका असर हमारी लाइफ के हर हिस्से में पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के डिफरेंसेस तुम्हारी शादी को भी अफेक्ट करें। मैंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बहुत समझदार हैं, इसे मैनेज कर लेंगे। तो मेरे फादर मान गए और हमारी शादी हो गई। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे कुछ चीजें रियलाइज होनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड को एथिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। अपनी पोस्ट और पावर का वो पूरा फायदा उठा रहे थे। रिश्वत लेना उनकी नजरों में कोई क्राइम नहीं था, बल्कि रिश्वत लेना तो उनका हक था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे दकियानूसी सोच की बता दिया, और मेरे पिताजी को भी। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और मैंने इस बारे में अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से बात की। उन्हें सब बताया कि उनका बेटा किस तरह गलत रास्ते से पैसे कमा रहा है और कल को ये बात कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। मेरे ससुर ने भी मुझे इस बात पर बहुत सुनाया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। अब मैं बहुत हताश हो चुकी थी।
इधर मेरे हस्बैंड के करप्शन के किस्से ऑफिसर्स के बीच फैलने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिचुएशन यह है कि हमारे बीच आए दिन इस बात पर लड़ाई होती है। वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और मैं अपने पिता की सिखाई हुई वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये मेरी भी वैल्यूज है। आप ही मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। किस तरह से लोग जीवन की सिचुएशंस में फंस जाते हैं, खुद सही होते हुए भी टेंशन में जीते हैं और इन सिचुएशन से बाहर निकलने में जिंदगी वो नहीं रहती जो पहले थी। अब किसी ने प्रॉब्लम भेजी है इस उम्मीद में कि सॉल्यूशन मिलेगा, तो अपनी समझ के हिसाब से सॉल्यूशन तो बताना ही होगा। इसीलिए पंडित जी ने यह जवाब लिखा। आपकी सिचुएशन में समझ रहा हूं, सही होते हुए भी आप सफर कर रही हैं, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही होगा। इसीलिए अपनी समझ के आधार पर आपको गीता का ये श्लोक भेज रहा हूं। आप इसे समझो और अगर इससे कोई मदद मिले तो अपने जीवन में आगे बढ़ो। श्लोक इस तरह से है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। इसका अर्थ इस तरह है कि तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो इसका मतलब कुछ यूं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, सोल्जर्स का काम है देश की रक्षा करना। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, उनसे अच्छे वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि बिना काम किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति की जो भी ड्यूटी तय है उसे वो पूरी करनी ही चाहिए। आप जानती हैं कि आपका काम क्या है। आपका काम है जो आपके अकॉर्डिंग सही है उस रास्ते पर चलना, जो गलत है उसे रोकना, समझाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। अगर इसमें आपको अपनों की नाराजगी झेलनी पड़े तब भी अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सही और गलत इंसान देखकर डिसाइड नहीं होता। इसीलिए अपना काम कीजिए। हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा ना हो, लेकिन आपको इस बात का सैटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा कि आपने काम ठीक से किया। अगर बहुत कोशिश के बाद भी कोई सुधरना ना चाहे तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण आपको सही राह पर चलने की शक्ति दें। ये लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी।